नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल के बारे में। तो साथियों शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल। साथियों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मतलब होता है मंत्रियों का समूह। केंद्र स्तर पर मंत्रियों का समूह, मंत्रियों का समूह या परिषद। तो साथियों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्र स्तर पर मंत्रियों का समूह या मंत्रियों की परिषद होती है, जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल का अर्थ हुआ कि केंद्र स्तर पर मंत्रियों की परिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिमंडल, साथियों, इस मंत्रिमंडल शब्द की व्याख्या या शब्द मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द अर्थात कैबिनेट, इसको इंग्लिश में कैबिनेट भी कहते हैं, ये मूल संविधान में नहीं था साथियों। इसे 44वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में रखा गया। और इसमें राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक बताई गई है। अर्थात राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के अनुसार ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की बाध्यता है। यदि मंत्रिमंडल राष्ट्रीय आपातकाल के लिए राष्ट्रपति को लिखित सलाह देता है, तो राष्ट्रपति को उस सलाह को मानना आवश्यक होता है। तो साथियों, पूरे संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन है। सिर्फ अनुच्छेद 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन है, बाकी जगह मंत्रिपरिषद आता है। अर्थात संविधान में मंत्रिपरिषद का काफ़ी जगह वर्णन है, लेकिन अनुच्छेद 352 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल का वर्णन मिलता है, वो भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया। तो साथियों, आज का जो हमारा विषय है वह मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और इसमें जानेंगे हम मंत्रियों के विभिन्न स्तर और उनके कार्य। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भारतीय संविधान की संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है साथियों? संघ। भाग 5 का नाम संघ है, अर्थात यूनियन है, और इसका अध्याय 1 अर्थात भाग 5 का अध्याय 1 कार्यपालिका है। 1 का नाम कार्यपालिका है। ध्यान से सुने साथियों, संविधान का भाग 5 का नाम संघ है अर्थात यूनियन है, और उसका अध्याय 1 है कार्यपालिका। और इस कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी तथा सरकारी कार्य का संचालन हेतु जो नियम है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें अनुच्छेद भाग 5 में अनुच्छेद
52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक का वर्णन है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक का वर्णन है। आज हम सिर्फ मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। तो साथियों, सिर्फ इसमें आज हम अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 का अध्ययन विस्तार रूप से करेंगे। तो साथियों, क्या होता है? अनुच्छेद 74 कहता है अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, अर्थात जिस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति को, ध्यान से सुने साथियों, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रमुख प्रधान अर्थात प्रमुख, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर होगा, पीएम होगा। और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये अनुच्छेद 74 बताता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी, उस सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। अर्थात राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। तो साथियों, अनुच्छेद 74 ध्यान से देखें दोबारा। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता, सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा तथा मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। अर्थात कोई भी न्यायालय ये नहीं कह सकता कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। अब साथियों, इसमें एक बाध्यता है, राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है इसमें अनुच्छेद 74 के अंतर्गत कि यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को पुनर्विचार हेतु मंत्रिपरिषद को वापस कर सकते हैं। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद उस सलाह को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं। अर्थात मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार हेतु दी गई सलाह को दोबारा राष्ट्रपति को भेजने पर राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। तो साथियों, अब जानते हैं अनुच्छेद 74 के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं हम अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। तो साथियों, अनुच्छेद 75 कहता है कि अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में विशेष उपबंध से संबंधित है। अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति
उनके वेतन भत्ते पदावधि के बारे में बताता है। कौन? अनुच्छेद 75। मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, वेतन पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, वेतन पदावधि से संबंधित है। तो जानते हैं मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों, अनुच्छेद 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति, देखो सबसे पहले जानते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन साथियों, राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, इसमें ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। लेकिन भारत में जो सरकार है, सरकार की संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। साथियों, भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है, संसदीय व्यवस्था। और ये संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन पर आधारित है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, अर्थात ब्रिटेन जैसी व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था। सरकार की संसदीय व्यवस्था, सरकार की संसदीय व्यवस्था में साथियों जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जिसने लोकसभा में बहुमत हासिल किया हो, अर्थात संसद के निचले सदन में, संसद के लोकप्रिय सदन में बहुमत हासिल किया हो। अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री वो किस व्यक्ति की जाएगी? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति की जाएगी। तो साथियों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। लेकिन साथियों, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत न मिले तो तब कौन से व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे? तो साथियों, इसमें है कि यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो गठबंधन का ऐसा दल जिसे बहुमत प्राप्त हो, या राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल, अर्थात जिस दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हो उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। लेकिन उस नेता को 6 माह के अंदर 6 माह नहीं साथियों, उस दल के नेता को बहुमत साबित करना पड़ेगा, अर्थात फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा, विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। राष्ट्रपति उसके लिए उसे समय देंगे कि आपको इतने समय के अंतर्गत विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। तो साथियों, इस समय जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करते हैं। तो साथियों, अब आता है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? साथियों, मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर, प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर। तो साथियों, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे।
इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ साथियों कि जो मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री ही करेंगे। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री ही करेंगे, लेकिन औपचारिक रूप से राष्ट्रपति करते हैं। अब आता है इनको शपथ कौन दिलाता है साथियों? प्रधानमंत्री को और मंत्रियों को जो शपथ दिलाएंगे वो राष्ट्रपति दिलाएंगे साथियों। कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। अब ये त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। शपथ और त्यागपत्र। जो लोग परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं वीडियो को, वो लोग ध्यान दें कि जो राष्ट्रपति को शपथ और त्यागपत्र देंगे कौन? प्रधानमंत्री और मंत्री राष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएंगे और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे। तो साथियों अनुच्छेद 75 में ये बातें बताई गई है और अनुच्छेद 75 में ये भी बताया गया है और इसमें एक संशोधन हुआ था साथियों, 91वां संशोधन 2003 में। उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम जानते हैं साथियों, अब तो ये आभास हो गया होगा कि राष्ट्रपति हमारे देश में सिर्फ औपचारिक प्रमुख है और वास्तविक जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है। अर्थात इसमें दो चीजें निकल कर आती है, एक तो राज्य का प्रमुख और एक आता है सरकार का प्रमुख। क्योंकि सरकार पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है, इसलिए सरकार का जो प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो साथियों राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है। अब ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से सलाह मशविरा कर और आपस में समन्वय बैठा कर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। अर्थात जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस प्राइम मिनिस्टर के चारों ओर मंत्रियों का समूह होता है और इन मंत्रियों को जो कार्य का आवंटन है वो भी राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार। लेकिन अब बात आती है कि ये मंत्री कितने होंगे, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या मिलाकर बहुत सारे सदस्य हो जाते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी 245 है। सभी लोग तो मंत्री नहीं बन सकते हैं, जो योग्य होंगे वही मंत्री बनेंगे। अर्थात मंत्रियों की पहले क्या होता था साथियों? पहले यह होता था कि सरकार अपने कुछ नेताओं को खुश करने के लिए भी बहुत उनको मंत्री बना देती थी। लेकिन बाद में ये हुआ 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के सदस्यों की लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो साथियों जो ये प्राइम मिनिस्टर के चारों ओर जो मंत्रियों का समूह है, प्राइम मिनिस्टर सहित प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो संख्या होगी वह है लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ध्यान से देखें साथियों, 15% से अधिक नहीं होगी। किसकी संख्या? मंत्रियों की संख्या। अब ये मंत्री
आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। 545 का 15% ही मंत्री होंगे, उससे अधिक नहीं होंगे। तो साथियों, अब जानते हैं हम कि ये मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। मंत्रियों के स्तर के बारे में जानते हैं। तो साथियों, मंत्रियों के स्तर ये एक ग्राफ से जानते हैं, एक डायग्राम से जानते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं साथियों। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो साथियों, कैबिनेट मंत्री के बारे में हम मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल के अंग होते हैं, अर्थात कैबिनेट के अंग होते हैं। कैबिनेट के बारे में हमने जाना क्योंकि मंत्रिमंडल जो शब्द है यह सिर्फ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है, जहां 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सलाह राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की अनिवार्यता की बाध्यता लगाई गई है। तो ये जो मंत्री हैं, इसमें इस मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री होंगे? यह होते हैं महत्वपूर्ण विभागों के महत्वपूर्ण विभागों या मंत्रालयों के प्रमुख मंत्री। तो कैबिनेट में कौन होते हैं साथियों? महत्वपूर्ण विभागों या मंत्रालयों के प्रमुख मंत्री, जैसे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री। ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं साथियों। और राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं साथियों। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, और दूसरे होते हैं बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। तो साथियों, जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं ये किसी विभाग का स्वतंत्र रूप से संचालन करते हैं, अर्थात उसके प्रमुख होते हैं। किसी विभाग के प्रमुख होते हैं, किसी विभाग का कार्यभार स्वतंत्र रूप से संभालते हैं। तो साथियों, जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं वो किसी विभाग का कार्यभार स्वतंत्र रूप से संभालते हैं, या किसी विभाग का, शॉर्ट रूप से हम लिख सकते हैं, किसी विभाग के प्रमुख होते हैं। किसी विभाग का प्रमुख बनाया जाता है इन्हें। किसी विभाग का प्रमुख बनाया जाता है, अर्थात विभाग किसी मंत्रालय के अधीन होते हैं तो किसी विभाग का प्रमुख बनाया जाता है। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, और जो बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट स्तर के मंत्री के अधीन, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तो साथियों, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो प्रभावशाली मंत्री होते हैं। वो महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इनके मंत्री होते हैं।
और जो राज्य स्तर के मंत्री होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले और बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री होते हैं वो किसी मंत्रालय के अधीन किसी विभाग के प्रमुख बनाया जाता है, अर्थात उस विभाग का वह स्वतंत्र रूप से प्रभार संभालते हैं। और जो बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं उन्हें किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करने का मौका मिलता है, अर्थात वो कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। और जो उप मंत्री होते हैं साथियों, ये सबसे कनिष्ठ मंत्री होते हैं, सबसे कनिष्ठ मंत्री अर्थात सबसे छोटे मंत्री होते हैं, जो किसी कैबिनेट या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अधीन कार्य करते हैं। तो साथियों ये तो आपने जाना मंत्रियों का स्तर। साथियों एक चीज और होता है, हमें अधिकतर अभी तो नहीं लेकिन पहले जब से हमारा देश लोकतांत्रिक बना अर्थात आज़ाद हुआ और हमारे देश के संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब से संविधान में यहाँ की जो सरकार है वो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है। तो इसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करता है। और इसमें हमें एक चीज और देखने को मिली, जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के जो वरिष्ठ मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको राष्ट्रपति ने अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। जानते हैं उप प्रधानमंत्री कौन होते हैं? उप प्रधानमंत्री साथियों, उप प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वरिष्ठ प्रभावशाली मंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री के समान शक्ति रखता है, अर्थात हम लिख सकते हैं वरिष्ठ प्रभावशाली मंत्री जो प्रधानमंत्री के समान प्रभाव रखता है। तो पहले उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। तो एक चीज और देखने को मिलती है हमें, जो उसका नाम तो संविधान में है नहीं, लेकिन उल्लेख भी नहीं है उसका, लेकिन हमें राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा उस शब्द की अधिकतर चर्चा होती है। वह शब्द है साथियों किचन कैबिनेट, जिसको आंतरिक भी बोला जाता है, आंतरिक कैबिनेट। ये क्या है साथियों? किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट मंत्रियों का ऐसा समूह है, अर्थात वरिष्ठ मंत्रियों का ऐसा समूह है, या प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं, इन सलाहकारों में वरिष्ठ मंत्री भी आते हैं साथियों, और प्रधानमंत्री के कोई अपने करीबी या कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, प्रधानमंत्री को सलाह व मशविरा हेतु ये जो बनाई जाती है आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट, इसमें 5 से 6 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं साथियों? 5 या 6 लोग होते हैं। 5 या 6 लोग होते हैं इसमें प्रधानमंत्री को सलाह या मशविरा हेतु। इसमें मंत्री भी होते हैं जिन पर प्रधानमंत्री का अधिक विश्वास होता है, या जो ज्ञानी होते हैं
राजनीतिक क्षेत्र के मंत्री भी हो सकते हैं और निजी व्यक्ति भी हो सकते हैं। निजी व्यक्ति अर्थात कोई भी विशेषज्ञ हो जिनको प्रधानमंत्री चाहते हैं, या उनके संबंधी भी हो सकते हैं। तो आंतरिक कैबिनेट जो है साथियों, इसमें जरूरी नहीं है कि कोई मंत्री हो, इसमें प्रधानमंत्री के करीबी रिश्तेदार और ऐसे व्यक्ति जो विशेषज्ञ हो या जिन पर प्रधानमंत्री का विश्वास हो वो भी होते हैं। इनसे प्रधानमंत्री हर समय सलाह मशविरा करते रहते हैं, ये हर समय प्रधानमंत्री के आसपास ही रहते हैं। तो ये है साथियों किचन या आंतरिक कैबिनेट। इसकी संविधान में कोई चर्चा नहीं है, यह सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा इजाद की गई एक शब्दावली है। तो साथियों अब जानते हैं मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या है। तो साथियों मंत्रियों के दो प्रकार के उत्तरदायित्व हैं। मंत्रियों के उत्तरदायित्व मंत्रियों के दो प्रकार के उत्तरदायित्व हैं साथियों। पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो ध्यान से सुने साथियों, मंत्रियों का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वह लोकसभा के प्रति होता है। किसके प्रति? क्योंकि लोकसभा के चुने हुए जो सदस्य होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं, और उन लोकसभा सदस्यों में से प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जिनका जो समूह होता है, मंत्रियों का जो समूह होता है वह मंत्रिपरिषद कहलाता है। अर्थात जो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, वह होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होता है साथियों? लोकसभा के प्रति। यदि कोई पूछे कि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति है साथियों। और मंत्रिमंडल का भी लोकसभा के प्रति है। अर्थात मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व जो होता है वह मंत्रिपरिषद के प्रति होता है, और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल है वह एक जैसी है, लेकिन संख्या का अंतर है और थोड़ा काम का अंतर है। जो मंत्रिमंडल है उसमें प्रधानमंत्री के कुछ खास मंत्री होते हैं और खास मंत्रालयों से संबंधित होते हैं, और जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें सारे मंत्री होते हैं, सारे मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद जो होती है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है साथियों। राष्ट्रपति के प्रति का अर्थ हुआ साथियों प्रधानमंत्री। तो साथियों ध्यान से सुने, यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के दिशा निर्देशों से या मंत्रिमंडल के कार्य से असहमत होता है तो उस असहमति को व्यक्त नहीं करता है। यदि वह उस असहमति को व्यक्त करता है तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही किसी मंत्री की नियुक्ति होती है, और मंत्री जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार। अर्थात जब भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहेंगे कि फला मंत्री को हटा दिया जाए, उसको बर्खास्त कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति उसको तुरंत बर्खास्त कर देंगे या हटा देंगे। तो साथियों, तो मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक उत्तरदायित्व है लोकसभा के प्रति। इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि जब तक मंत्रियों का जो समूह है वह प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, प्रधानमंत्री ही अध्यक्षता करते हैं मंत्रिपरिषद की। और यदि
प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देते हैं तो सारे मंत्रियों को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, अर्थात मंत्रिपरिषद शून्य हो जाती है, कोई भी मंत्री कार्य नहीं कर पाता है, अर्थात मंत्री प्रधानमंत्री के ऊपर टिके हुए हैं। जैसा प्रधानमंत्री यदि त्याग पत्र देते हैं तो मंत्रिपरिषद भी विघटित हो जाती है। तो साथियों, ये तो जाना हमने सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बारे में। और सामूहिक उत्तरदायित्व की चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 75(3) में है, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की जो चर्चा है 75(4) में। एक चीज और जाने साथियों, चाहे मंत्रिपरिषद हो या मंत्रिमंडल, इनकी जो अध्यक्षता करेंगे साथियों, अध्यक्षता जो करेंगे इनकी बैठकों की, वो करेंगे पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अध्यक्षता कौन करेंगे? हमेशा प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो साथियों, आज हमने जाना अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के बारे में। दो चीजें और जान लेते हैं साथियों, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78। शॉर्ट रूप में जानते हैं, क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे तो उसमें भी हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 77 सरकारी कार्य के संचालन से संबंधित है। यह कहता है कि सारे कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, सरकारी कार्य के संचालन। और अनुच्छेद 78 है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन से संबंधित विषय के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देंगे। अर्थात प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देंगे। विधायन से संबंधित कोई भी कार्य की सूचना राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो साथियों, आज हमने जाना केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।